हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने 4 से 5 क्लासें पहले ले चुके हैं। अभी 2 से 3 दिन क्लास नहीं ले पाए थे क्योंकि नेटवर्क नहीं था मेरे फ़ोन में, इसलिए हम क्लास नहीं थे। अभी क्लासें लगातार जारी रहेगी। हमने पीछे बहुत कुछ पढ़ लिया था। सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय पढ़ लिया था, क्षेत्रफल पढ़ लिया था, इसका उत्खनन किसने किया था, इसका विकास कैसे हुआ है, कैसे ये सामने लोगों के कितने देशों में फैले थे, प्रमुख स्थान कौन कौन से थे, खोजकर्ता कौन कौन से थे और इसका स्वरूप कैसा था, कालक्रम क्या था, इसके बारे में सब कुछ हमने पढ़ लिया था। आगे हम एक एक करके इसके सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख जो नगर थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। मैंने पहले बताया था और अब फिर से बता रहा हूँ कि सर्वप्रथम खोज हुई थी हड़प्पा सभ्यता की 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए तो हम पहला नगर ही सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर ही हड़प्पा सभ्यता है और इसीलिए हम पहली बार हड़प्पा सभ्यता का ही अध्ययन करेंगे। जैसे कि सबको बताया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता को दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में। किसके निर्देशन? जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने की थी। ये वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले साहिवाल जिले में है। पाकिस्तान के साहिवाल जिले में, वर्तमान में पाकिस्तान के कौन से जिले में? साहिवाल जिले में। और ये रावी नदी का जो बायां तट है ना, रावी नदी का बाएं तट पर स्थित है हड़प्पा सभ्यता। यानी जैसे कि ये रावी नदी निकलती है, ये ऐसे, इसका जो ये आगे दायां किनारा और ये है बायां, बाएं किनारे पर ये इस तरफ स्थित है। इसका उत्खनन 2 बार हुआ है। इसका उत्खनन 2 बार हुआ है। कब कब? एक हुआ था 1926 में, बृहद स्तर पर, बड़े स्तर पर खोज की, उत्खनन किया था 1926 में। किसने किया? माधवस्वरूप वत्स ने। माधवस्वरूप वत्स ने कब किया था? 1926 में, बड़े स्तर पर। दूसरा इसका उत्खनन किया था वाइटर व्हीलर ने। व्हीलर ने किया था। कब किया था? 1946 में। 1946 में ये लिखा, यानी 1926 में माधवस्वरूप वत्स ने किया था और मार्टिन व्हीलर ने 1946 में किया था। यानी कि इसका उत्खनन हो गया। उत्खनन के दौरान इसमें विभिन्न प्रकार के जो हमें अवशेष मिले हैं वो कौन कौन से मिले हैं? तो एक प्रथम अवशेष मिला था कि हड़प्पा सभ्यता जब खोज हुई थी तो उस समय एक हमें मरण मूर्ति मिली। मरण मूर्ति यानी कि मिट्टी की बनी हुई मूर्ति थी। उसके अंदर बताया कि एक स्त्री है, उसके गर्भ से निकलता हुआ पौधा बताया गया। क्या निकलते हुआ बताया गया? पौधा निकलता हुआ बताया गया। जिसके कारण वहां के मन जो हड़प्पावासी थे उसे उर्वरा देवी या पृथ्वी देवी मानते हैं। यानी कि हड़प्पा से सर्वप्रथम जो मोहर मिली थी वो कैसी थी कि मरण मूर्ति मिट्टी की बनी हुई थी, उसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया। इससे ये अनुमानित लगा सकते हैं कि जो हड़प्पावासी थे वो उर्वरा देवी या पृथ्वी देवी को मानते थे। ठीक। दूसरा जो हमें मिला अवशेष मिला था, एक बिना धड़ की पाषाण मूर्ति। पाषाण मतलब मूर्ति मतलब जो पाषाण यानी पत्थर की बनाई हुई हमें एक मूर्ति मिली है जो कि बिना धड़ की है। दूसरा बात यह है कि इस नगर में, इस जो हड़प्पा सभ्यता की जो नगर था उसकी जो परिधि थी वो कितनी थी? 5 किलोमीटर। हड़प्पा नगर की परिधि कितनी थी? 5 किलोमीटर। ये 3 नंबर पर। तो दूसरा जो हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता का स्थल था, उसके जो सामान्य निवास था उसके जो दक्षिण में हमें कब्रिस्तान मिले। कब्रिस्तान, उस कब्रिस्तान को क्या नाम दिया गया? आर कब्रिस्तान एच, कब्रिस्तान 37 और एक एच दिया गया। कब्रिस्तान एच आर 37 और कब्रिस्तान एच, ये 2 नाम दिए गए। तीसरी बात हमें मिलती है जो हमें हड़प्पा सभ्यता का जो पश्चिमी टीला था, जैसे दुर्ग टीला कहा गया, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के 2 टीले मिलते हैं। यानी कि यहाँ पे 2 टीले बता देता हूँ। हड़प्पा सभ्यता के 2 टीले मिलते हैं, एक ये टीला, एक ये टीला, यानी इसे कहते हैं दुर्ग टीला, इसे कहते हैं नगर टीला। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की पूर्ण विशेषता यही है कि प्रत्येक नगर में, लगभग प्रत्येक नगर में 95% 2 टीले मिले, एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। जो पूर्वी टीला था, पूर्वी टीला, एक था पश्चिमी टीला।
पश्चिमी, तो पश्चिमी टीला था वो नगर दुर्ग टीला था। जो पूर्वी टीला था उसे पूर्वी भाग था उसे क्या था नगर टीला। जिनके जो पूर्व में थे वहां पर सामान्य जनता निवास करती थी। जो पश्चिमी थे वहां पर जो प्रशासनिक वर्ग था वो निवास करता था। लगभग जो पश्चिमी टीला था ये जहाँ पे दुर्ग टीला जा रहे वो लगभग ऊंचाई में हुआ करता था ऊपर हाइट में। जो नगर टीला था वो थोड़ा सा दुर्ग टीले से नीचे हुआ करता था। यानी कि आप इससे मान सकते हैं कि शायद वहां पर भेदभाव की नीति रही होगी, क्योंकि जो प्रशासनिक वर्ग था वो थोड़ा सा ऊपर रहता था दुर्ग टीले पे। जो सामान्य लोग थे मजदूर वर्ग व्यापारी वर्ग हैं वो नगर टीले में रहते थे। ये बात हुई। तीसरा जो पूर्व पश्चिम टीला था दुर्ग टीला, इसे मार्टिन विलियम ने माउंट एबी कहा है। यानी कि माउंट एबी किसे कहा गया? हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी टीला जिसे दुर्ग टीला कहते हैं उसे माउंट एबी कहा गया। किसने कहा था? मार्टिन विलियम ने। जहाँ पे हमें एक कांस्य का दर्पण मिला है। क्या मिला? कांस्य के दर्पण मिला। कहाँ से मिला? हड़प्पा सभ्यता। दूसरा हमें श्रृंगार पेटी मिली है। हड़प्पा सभ्यता में एक श्रृंगार पेटी मिली है। और हड़प्पा सभ्यता के एक हमें विशेष अन्नागार मिला है। जो कि अन्नागार मिला वो 6 प्रतियां में 2 थे। यहाँ पे समझा देता हूँ। अन्नागार हमें हड़प्पा सभ्यता अन्नागार मिला है। यानी कि जैसे ये अन्नागार है, जैसे ये अन्नागार है। अन्नागार का मतलब होता है कि धान रखने की स्थान। यानी 6 कमरे बने हुए, एक साइड 6 दूसरी साइड 6, यानी टोटल कितने कितने कमरे हुए अन्नागार? 12 कमरे हो गए। 6 एक तरफ और सामने 6 एक तरफ, यानी कि 2 6 की पत्ती में 2 पत्तियां थी 6 के कमरों में। टोटल 12 अन्नागार मिले हैं। 12 कमरे थे जिसमें अनाज रखा था। अनाज कौन कौन से रखता है? गेहूं, जो जो कि जहाँ हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसल थी तो जहाँ पे रखी जाती थी। ठीक। हड़प्पा सभ्यता हमें सर्वाधिक अलंकृत मोहरें मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता सर्वाधिक अलंकृत मोहरें मिली। अलंकृत मोहरें हड़प्पा सभ्यता मिली हैं, लेकिन सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। तो आपसे पूछे कि अलंकृत मोहरें सर्वाधिक हड़प्पा सभ्यता से और सर्वाधिक मोहरें सीधी सादी मोहरें हड़प्पा मोहनजोदड़ो से मिली है। जो मोहरें थी वो सेलकड़ी से निर्मित की जाती थी। मोहरें किससे निर्मित की जाती थी? सेलकड़ी से। इन मोहरों पर किस किस की आकृति होती थी? एक श्रृंगी बेल, जो जहाँ का एक श्रृंगी बेल जिसे हिरण्य कहा गया, कुबड़दार बेल, मातर बेल, व्याघ्र, पशुपति और तो भैंसा आदि के चित्रण मिले हुए थे। रुपया कहा गया। यानी जो हड़प्पा सभ्यता था उसे ऋग्वेद में क्या कहा गया? अरूप्य कहा गया। ओके, यानी कि अरूप्य किसे कहा गया? ऋग्वेद को। ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा गया? अरूप्य। जिसके बाद हम पढ़ेंगे मुख्य मुख्य बातें। हमें एक इक्का गाड़ी मिली है। इक्का गाड़ी कहाँ से मिली? हड़प्पा से। दूसरी बात गरुड़ द्वारा शाम को अंजों में ले जाया जा रहा है। इनके गरुड़ है वो सांप को पंजों में उड़ाकर ले जा रहे हैं। एक तो ये बात मिली। दूसरी नृत्य कृत नारी की मूर्ति मिली। एक इसमें क्या मिला है? नृत्य करती नारी की मूर्ति, जिससे इसे नटराज की मूर्ति कहा जाता है। नटराज मूर्ति कहा गया। हड़प्पा सभ्यता से हमें 3 प्रकार की मोहरें मिली हैं।
मोहरे। मोहरे कितने प्रकार की मिलती है? 3 प्रकार की। कौन सी? एक थी आयताकार, आयताकार। दूसरी वर्गाकार। एक थी, एक का नाम याद नहीं आ रहा, आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार। आयताकार, वर्गाकार और गोलाकार 3 प्रकार की मोहरें मिली। और हम नक्कर व्यवस्था पढ़ लेते हैं। हमें हड़प्पा सभ्यता से हमें जौ और गेहूं के उत्तम किस्म के साक्ष्य मिले। जौ और गेहूं को हमें उत्तम किस्म के साक्ष्य मिले। जौ के उत्तम साक्ष्य बनावली से मिले, वो सर्वाधिक के प्रथम जौ और गेहूं के साक्ष्य में हड़प्पा से मिले। देखिए हड़प्पा का नगर नियोजन, हड़प्पा का नगर निर्माण कैसे था? जैसे कि ये मुख्य सड़क है, ताकि ये क्या है? मुख्य सड़क। ये छोटी छोटी और होती थी, इसके अंदर मकान होते थे। तो मकानों के घर थे ना, घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुल के गली की ओर खुलते थे, यानी कि जो सड़कें थे वो 90 डिग्री पे काटती थी। जैसे कि आधुनिक में आज हम जो घर बनाते हैं सड़क के सामने बनाते हैं, लेकिन उस वक्त हड़प्पा के टाइम जो मकानों के घर बनाए जाते थे ना, वो सड़क की तरफ न खुल करके पीछे की तरफ खुलते थे। हड़प्पा के पीछे, मुख्य सड़क के पीछे की ओर खुलते थे, गलियों में खुलते थे। और यहाँ पे लकड़ी की पकी हुई ईंटों की नालियां थी, नालियां भी मिली हैं। जो नगर थे वो मुख्य सड़क की ओर न खुलकर घरों के मकान दूसरी तरफ खुलते थे। और जो रांची, जैसे कि माना ये रावी नदी है, रावी नदी जा रही है, और यहाँ पे जैसे कि ये हड़प्पा सभ्यता बसा हुआ है। ये प्राचीन दीवार 5 किलोमीटर, ये है पूर्वी, ये पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीले के ऊपर एक टीला था उत्तर की ओर, पश्चिम टीले के उत्तर की ओर एक टीला होता था जिसे टीला एफ कहा गया। टीला एफ क्या है? पूर्वी पश्चिमी टीले के उत्तर में स्थित एक टीला जिसे टीला एफ कहा गया। इस टीले के पास में 15 मकान बने हुए थे। उत्तर में मकान, 15 मकान कहाँ बने हुए थे? जो टीला एफ है उसके पास में। तो 15 मकान के पास में उत्तर की ओर क्या बना हुआ था? 18 चबूतरे बने हुए थे, यानी कि ऐसे छोटे छोटे 18 चबूतरे बने हुए थे। इस चबूतरे पर क्या होता था? महिलाएं धान कूटती थी, महिलाएं धान साफ करती थी। जिससे लकड़ी को ओखली मिली है, चबूतरे के पास लकड़ी की ओखली, लकड़ी की ओखली, राख, गेहूं, जौ आदि के साक्ष्य मिले। यानी कि जो महिलाएं थे वो इन 18 चबूतरे मिले हैं, उसके पास में महिलाएं धान साफ करती थी, लकड़ी को ओखली मिलती। लोग को ओखली का क्या काम था? गेहूं जौ को कूटने के लिए। राख मिले हैं, राख के ढेर मिले, जहाँ पे इसी के पास में एक श्रमिक आवास होता था। क्या था? श्रमिक आवास। जो 10 मकान मिले हैं ना, 15 मकान टीला के पास, इसी के पास में क्या था? श्रमिक मकान, जहाँ पे श्रमिक काम करते थे, उनका मकान मिला है। ये मकान थे जो सुरक्षा प्राचीर से बाहर थे, सुरक्षा
प्राचीर प्राचीर से बाहर थे, सुरक्षा प्राचीर से बाहर थी। जो हमें हड़प्पा सभ्यता के जो हमें अन्नागार मिले थे ना, इसी के पास जो हमें 18 चबूतरे मिले ना, उसी के पास में ये 6 के अनुपात में दो करते हमें 12 अन्नागार मिले हैं। 12 अन्नागार यानी चबूतरे के पास में है अन्नागार, क्योंकि महिलाएं धान साफ करके अन्नागार में रखवा देती। अन्नागार कहाँ थे? पश्चिमी किले के एकदम नजदीक उत्तर की ओर। जो हड़प्पा सभ्यता का जो अन्नागार था ना, सिंधु सभ्यता का अन्नागार कहाँ मिले हैं? जो 18 चबूतरे मिले हैं, उसी के पास में 12 अन्नागार मिले हैं। जो सिंधुघाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ी सार्वजनिक स्थल था। पहला सार्वजनिक स्थल कौन सा था? लोथल का गोदीवाड़ा। लोथल का गोदीवाड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल था। दूसरे नंबर था लोथल का ये हड़प्पा सभ्यता का अन्नागार। ओके, और अगर इसमें कोई समस्या हो, इस वीडियो में कोई भी टॉपिक रह गया हो, तो कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू, धन्यवाद।